गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है, 17 अक्टूबर। जी हां, आज उस बाबाए कौम का जन्मदिन है। आज उस कौम के रहनुमा, राष्ट्र के रहनुमा, देश के रहनुमा सर सैयद अहमद खान का जन्मदिन है, यौम पैदाइश है, जिसे हम सारे लोग न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में उनके बर्थडे को मनाते हैं, क्योंकि उनका ओवरऑल सारी कम्युनिटीज के लिए, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सारी कम्युनिटीज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो देश हित की बात हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, चाहे वो फिलॉसफी की बात हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो इतिहास और आर्किटेक्चर की बात हो, हर मामले में वो हमारे टार्च बेरर थे। उनकी जिंदगी के बारे में आज हम आपसे कुछ अपने ख्यालात साझा करेंगे। मैं नहीं कहता मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं इतना अपनी बात को आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं उस बात को, उस सर सैयद अहमद खान के अचीवमेंट को पचा नहीं पा रहा हूं अपने पेट में, इसलिए बाहर निकाल रहा हूं आप सबके लिए। तो मैं बताना चाहता हूं सर सैयद अहमद खान को कि ये सर सैयद अहमद खान जो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे नेशन के लिए एक टार्च बियरर थे, रोशनी दिखाने का काम जिन्होंने पूरी जिंदगी किया, उनकी यौम पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 में है, यानी आज ही के दिन, आज ही दिन सर सैयद अहमद खान पैदा हुए। इनके वालिद का नाम था सैयद मुत्तकी मोहम्मद, और इनकी वालिदा का नाम था अजीजुन निसा। यानी सैयद मुत्तकी मोहम्मद इनके वालिद, अजीजुन निसा इनकी वालिदा थी। आज अजीजुन निसा नाम से एक हॉस्टल भी है, हॉस्टल नहीं सॉरी, पूरा हॉल है, लड़कियों का एक हॉल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और ये अभी जल्दी की देर है और लोगों ने थोड़ी देर से सही लेकिन उनकी वालिदा को भी इसी बहाने याद किया। ये सैयद मुत्तकी मोहम्मद जो थे, ये अकबर सेकेंड, जो मुगल एम्परर अकबर, ये अकबर वाले अकबर नहीं जो अकबर द ग्रेट हैं, बल्कि ये दूसरे अकबर थे, अकबर सेकेंड, इनके यहां एडवाइजर थे। यानी कि इनको हम वजीर नहीं कह सकते, इनको हम किसी उस पे, क्योंकि ये अकबर सेकेंड खुद भी पेंशनर थे और ये इनकी एडवाइजर थे। बहरहाल बहुत बड़ा पद था इनका, बहुत बड़ी पोस्ट थी इनकी, और ये यहाँ पर इनके खानदान के लोग मुगल से वाबस्ता थे, इनसे दादा जो थे वो भी मुगलों से ही इनका ताल्लुक था। इस तरह से इनकी पैदाइश एक अच्छे घर में, एक अच्छे घराने में हुई और एक अच्छी तरबियत इन्होंने हासिल की। थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। इन्होंने सबसे पहले तो एक असिस्टेंट क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की, असिस्टेंट क्लर्क, जो आगरा, मैनपुरी, फतेहपुर सीकरी, इस तरह से कई जगहों पर ये पोस्टेड थे। इसके बाद इन्होंने ये रहे चीफ अमीन की पद पर नियुक्त किया गया। ये बहुत ज़हीन थे और बहुत ही डेडिकेशन था इनके वर्क के लिए, तो इस वजह से ये तरक्की करते चले जा रहे थे, यानी चीफ अमीन के पद पर, यानी कि ये चीफ अमीन एक जज होता था, और या सदर अमीन, चीफ या सदर कह सकते हैं हम, जब अमीन कह रहे हैं तो सदर ही लिखें तो अच्छा रहेगा, सदर अमीन, यानी एक जज की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिए गए। इस पद पे रहते हुए
इन्होंने दिल्ली और बिजनौर जैसी जगहों पर कार्य किया। दिल्ली और बिजनौर में काम किया और इन्होंने इस बीच 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें इन्होंने कुछ अंग्रेजों की जान बचाई थी, जिसकी वजह से इनको सर की उपाधि भी दी गई थी। इसके बाद इनके तरक्की और हुई और ये सदरुस सुदूर के पद पर नियुक्त हुए और इन्होंने इस पद पे रहते हुए मुरादाबाद और बनारस, गाजीपुर और फिर अलीगढ़, कई जगहों पे इन्होंने काम किया सदरुस सुदूर के पोस्ट पे। तो इस तरह से, लेकिन जहां भी इनका ट्रांसफर होता, जहां भी ये जाते थे, वहां पर एजुकेशन के बारे में सोचते थे कि ये इस कम्युनिटी के बारे में, खासतौर से इनका माइंड जो ये चेंज हुआ अपनी कम्युनिटी के लिए 1857 के विद्रोह की वजह से हुआ था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 1857 में इनका क्या रोल था। 1857 बिजनौर में उस वक्त पोस्टेड थे, सदर अमीन के पद पे वहां पे थे और वहां पर इन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि ये एक ऐसा विद्रोह है जिसमें अल्टीमेटली इन विद्रोहियों का ही लॉस होगा। यानी कि एक अलार्म किया था, अलार्मिंग सिचुएशन की बात, अलार्म करने वाली बात ही थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे एक दानिश्वर थे और इतना पढ़ा लिखा दानिश्वर, इतना समझदार, इतना बड़ा फिलोसफर उस सदी में शायद कोई नहीं था। इसलिए इन्होंने समझाने की कोशिश की थी और कुछ मारा मारी, मार काट, इन सब के बात इन्होंने इसकी मुखालफत की थी और कुछ लोगों को, अंग्रेजों को बचाने की भी कोशिश की थी। ये बिजनौर में भी लोग इनके पीछे पड़ गए सैयद अहमद खान के। इसके बाद ये किसी तरह से बजते बजाते दिल्ली आए, अपने घर गए। घर में रात में अपने वालिदा को जगाना कोशिश की, दरवाजा खटखटाया, बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला उनकी वालिदा ने और खोलते ही अंदर नहीं बुलाया और कहा कि तुम्हारे घर वालों को, भाइयों को, सबको मार दिया गया है, तुम भाग जाओ, यहां से निकलो, किसी भी तरह से जाओ। उनकी वालिदा की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, वो बीमार थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बचाने के चक्कर में कई दिनों से खाना नहीं खाया था और किसी तरह से जान बचाई हुई थी इस गदर में, लेकिन वो अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद थी। वो कहती थी किसी तरह से भाग जाओ यहां से, मेरी फिक्र छोड़ो। बहरहाल ये सैयद अहमद खान ने अपनी वालिदा अजीजुन्निसा को लिया और सीधे मेरठ गए। मेरठ में कोई डर नहीं था, वहां पे सैनिक छावनी थी और वहां इन्हें शरण मिली, शेल्टर मिली थी। इसके बाद 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो उन्होंने एक किताब लिखी, असबाब बगावते हिंद। असबाब बगावते हिंद, ये असबाब बगावते हिंद हर किसी को पढ़ना चाहिए। 1857 की रिवोल्ट पर लिखी गई ये पहली किताब थी, जिस किताब में किसी ऐसे शख्स ने जो अंग्रेजों की सर्विस में था और अंग्रेजों की सर्विस में होते हुए भी ब्रिटिश पॉलिसी को कंडेम किया था, जिसने कहा था कि यह 1857 का जो विद्रोह है इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेजों की नीतियां थी, क्योंकि इससे पहले यह माना जा रहा था कि 1857 के विद्रोह के जिम्मेदार हैं वो मुस्लिम हैं। हर तरह से मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, उन्हें पकड़ा जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें फांसी दिया जा रहा था। और ऐसी स्थिति में जब लोग अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी डर रहे थे, उन्हें पता चल जाए किसी को कि मुसलमान है तो उनको पकड़ लिया जाता था, उनको जेल में या तो डाला जाता था या उन्हें मार दिया जाता था।
तो ऐसी स्थिति जब पैदा हो चुकी थी 1857 के बाद, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर इनका, यानी 20,000 सिर्फ मुसलमान को अंग्रेज ने दिल्ली दिल्ली में फांसी दिया था, और कत्लेआम कितना किया था आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों की नीतियां हैं वो जिम्मेदार है 1857 के विद्रोह के लिए। यहां तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में, इनकी बुक पर डिस्कशन हुआ, और वहां पे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन ने सुझाव दिया कि इस आदमी पर मुकदमा चला करके इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसे फांसी देनी चाहिए। उसने किस तरह से, कैसे इस तरह की बात की, मुझसे अंग्रेजों को, ब्रिटिश शक्ति के ऊपर उंगली उठाई, खुलेआम किताब लिखा, अंग्रेजों के उस पर रहते हुए भी, अंग्रेजों के सेवा में रहते हुए इसने ऐसी हिम्मत कैसे कर ली। वहीं पर कुछ हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग दानिश्वर भी थे, पढ़े लिखे थे, और उन्होंने ये कहा नहीं, सर सैयद अहमद खान ने जो कहा है ठीक कहा है, हमें इस पर अमल करना चाहिए, हमें हिंदुस्तान पर शासन करना है, हमें हुकूमत करना है। अगर हम अपनी कमजोरी को नहीं समझेंगे, अपनी कमजोरी को नहीं देखेंगे, तो हम लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। हमें सैयद अहमद खान की किताब को पढ़कर उससे सीख लेनी चाहिए। ऐसे लोगों की तादाद मेजॉरिटी में थी, यानी ज्यादातर लोग सैयद अहमद के हिमायती थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहां की पार्लियामेंट में। और इस तरह हम देखते हैं सैयद अहमद खान काफी लाइमलाइट में आए। यही नहीं, इनकी वजह से ये जो मुसलमानों पर जुल्म ज्यादतियां हो रही थी वो भी रुकी। ये इस किताब की देन है, ये 1857 के ऊपर लिखी हुई पहली किताब है, और इस किताब की वजह से मुसलमानों पर जो ज्यादती थी, जो अत्याचार था, वो खत्म होगा, वो कम हो गया, बहुत कम नाम मात्र के लिए रह गया था। लेकिन फिर भी अंग्रेज मुसलमानों से नफरत करते ही थे, लेकिन फिर भी काफी राहत, जो मारकाट वाली बात थी वो तकरीबन समाप्त हो गई थी। इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने, सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत हिंद के बाद भी बहुत सारी किताबें लिखी थी। असारुस सनादीद, असारुस सनादीद, ये आर्किटेक्चरल बुक है, पूरे दिल्ली के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड है। एक खुतबात अहमदिया, खुतबात अहमदिया, खुतबात अहमदिया, तफसीरुल कुरान, और तारीख सरकशी बिजनौर। ये भी तारीखी सरकशी बिजनौर जो थी वो भी 1857 के ऊपर ही किताब थी। इस तरह से इन्होंने एजुकेशन, इस तरह से इन्होंने, एक तरह से हम बड़ा हिस्टोरियन भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, बहुत बड़ा फिलोसफर भी कह सकते हैं सैयद अहमद खान को, कि इन्होंने इतने सारे वर्क किए थे। इन जो तमाम सारी हिस्ट्री, तमाम सारे उसको उजागर करता है, तमाम सारे इतिहास को सही सही बताता है। और आज हम देखते हैं कि 1857 के ऊपर कोई अगर रिसर्च करना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है, तो तारीखी सरकशी बिजनौर और असबाब बगावत हिंद के बगैर उसका काम अधूरा रहता है। हम इसमें देखते हैं, यही नहीं, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी ये गाजीपुर में स्थापना की थी 1864 में, गाजीपुर में स्थापना की थी। और इसका काम यह था कि तमाम सारी जो साइंटिफिक बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स, उसका ट्रांसलेशन करना बहुत सारी लैंग्वेजेस में, कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, अगर वो पर्शियन है तो उसको उसमें लिखना, उर्दू में ट्रांसलेट करना, अगर वो तुर्की में है तो उसको पर्शियन और उर्दू दोनों में ट्रांसलेट करना। इस तरह से ट्रांसलेशन वर्क शुरू कर दिया था इन्होंने। साइंटिफिक सोसाइटी यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट को लोगों में बढ़ाने के लिए
क्योंकि बहुत सारी बुक्स जो विज्ञान पर आधारित थी, विज्ञान की किताबें थी, उन सब का ट्रांसलेशन करके लोगों को समझाने का काम, करने का काम इसने किया था। फिर जब गाजीपुर से अलीगढ़ आए ससेद अहमद खान, तो इन्होंने अलीगढ़ में भी इस साइंटिफिक सोसाइटी को लाए वहां पे। तो इस तरह से इन्होंने गाजीपुर में एक स्कूल भी खोला था वहां के लोगों को पढ़ाने के लिए। अलीगढ़ आए यहां पे इन्होंने एक अखबार भी निकाला जिसका नाम है तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक, इसको अखबार तो हम नहीं कह सकते, एक मैगजीन टाइप की थी तहजीबुल अखलाक, जिसमें तहजीब, तमद्दुन, अखलाक माने लोग से रिलेटेड, यानी कि लोगों को समझाना, तमाम सारे मुसलमानों को, तमाम सारे लोगों को, तमाम सारी कौम को, नेशन को ये बात बताना, तहजीब के बारे में, तमद्दुन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में तमाम सारी चीजें समझाने की बात की थी। इसके अलावा इन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट 1870 में किया था। इसके बाद अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, ये वीकली अखबार था जिसे इन्होंने ससेद अहमद खान ने शुरू किया था। यहां पे इन्होंने, ससेद अहमद खान ने अलीगढ़ में आकर के एक मदरसतुल उलूम स्थापित किया। 1875 में मदरसतुल उलूम मुसलमाना ने, ये एक मदरसा स्थापित किया इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में। आज भी उसका गेट मौजूद है, उसके ऊपर जो वो इंस्क्रिप्शन है पत्थर पे लिखा हुआ वो भी मौजूद है। जब कलेक्ट्रेट कचहरी से कोई जाए नकवी पार्क की तरफ, तो उधर वो मेन रास्ते पे वही गेट है मेन, और वहां पर ये खुतबा लिखा हुआ है। इसके बाद फिर यही स्कूल, ये मदरसतुल उलूम, ये स्कूल कॉलेज बना, ये हाई स्कूल तक था। इसके बाद 1877 में इसे कॉलेज बनाया गया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ये वहां पे स्थापित किया गया। इसके बाद रिटायरमेंट से इन्होंने बराबर उस कॉलेज के लिए निरंतर प्रयास किया। इन्होंने ये इंग्लैंड भी गए और वहां पर जाकर इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया, और उनका मानना था कि मैं जो अलीगढ़ में कॉलेज स्थापित करूंगा वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की तरह से होगा। उनका सपना ये था कि अलीगढ़ से पढ़ा हुआ, यमुना कॉलेज से पढ़ा हुआ हर स्टूडेंट, उसके हाथ में, एक हाथ में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे हाथ में साइंस होगा। साइंस और रिलीजन दोनों को साथ साथ लेकर चलेगा, साथ साथ पढ़ाई करेगा। हालांकि ये मोहम्मदन शब्द से ऐसा लगता है कि मुसलमानों का ही था, लेकिन ये इसमें मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी थे तमाम सारे। और यहां तक कि हम कह सकते हैं जो सबसे पहला ग्रेजुएट था जिसका नाम था ईश्वरी प्रसाद, वो हिंदू था यहाँ का, इस इंस्टीट्यूट का। तो ये जो है, इसमें ये कहना वाले बहुत सारे तर्क निकाल सकते हैं बहुत गलत है, मुसलमान ये सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे थे। ठीक है, मुसलमान उस वक्त इस लायक था कि उसकी बात की जाए, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। अंग्रेज सरकार अलग से उसे दबा रही थी, मुसलमान खुद सीखने की कोशिश नहीं कर रहा था। और इसीलिए कहा था सईद अहमद खान ने, वह एक मशहूर कॉल है सईद अहमद खान का, अपने इस राज्य के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, अपने नेशन के लिए उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह से है, और उस खूबसूरत दुल्हन की हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं। एक आंख अगर उस दुल्हन की खराब हो जाए तो औरत कानी कहलाती है, खराब, यानी कि उस औरत की खूबसूरती समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें उस हिंदुस्तान रूपी दुल्हन के उन दोनों आंखों को
संभाल के रखना है। हिंदू और मुसलमान इस देश के दो आंखें हैं, यानी कि उस खूबसूरत दुल्हन जो भारतवर्ष है उसकी दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। और इसलिए या यूं कह लीजिए आम जबान में हम कह सकते हैं कि दो पहिए हैं, हिंदू मुसलमान, और एक भारत एक गाड़ी है जिसे लेके चल रहे हैं आखिर तक। तो इस तरह की भावना सईद अहमद खान में थी। बहुत सारे लोग इन पर इल्जाम लगाते हैं कि सईद अहमद खान ने वो सिर्फ मुसलमानों की बात की, देश में रोका कांग्रेस ज्वाइन करने से। तो ये बात तो सरासर गलत है कि सिर्फ मुसलमानों की बात की इन्होंने सबकी बातें की हैं। हिंदू मुसलमान दोनों को, जब जो आदमी एक खूबसूरत दुल्हन कहता भारत को और उसकी दो आंखें बता रहा है, वो कैसे एंटी मुस्लिम, कैसे एंटी हिंदू हो सकता है या कैसे एंटी इंडियन हो सकता है। हाँ, इन्होंने यहां तक की कहा था, सुझाव दिया असबाब बगावत हिंद में, कि काउंसिल जो है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भारत में संचालन करती है शासन का, वाइसराय को मदद करती है, उसमें भारतीयों का होना जरूरी है। और सरकार ने माना भी उसे। फिर उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तमाम सारे कुछ हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तानियों को भी उसमें शामिल किया। इस तरह से इन्होंने इंडियंस की पार्टिसिपेशन की बात की। जहां तक हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुखालफत की बात, तो हाँ, ये बात इन्होंने जरूर कही थी कि मुसलमानों को अपने आप को, स्वयं को एजुकेशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पॉलिटिकल फील्ड में जाकर के वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, उतना सही कार्य वो नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति का कार्य उनकी निगाह में, आज तो हर कोई चोर चक्का बन जाता है, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, कुछ मिनिस्टर बन गया, लेकिन उनका मानना था कि ऐसे लोग देश को डुबो देंगे। इसलिए जरूरी है एजुकेटेड होना। पहले एजुकेशन हासिल करो, फिर पॉलिटिक्स में हिस्सा लो, फिर अंग्रेजों से भी निमट लोगे, वरना वही होगा दौड़ा दौड़ा के, जैसे 1857 में अंग्रेजों ने मारा था वैसे फिर मारेंगे। इसलिए सईद अहमद खान का कहना यह था कि तमाम सारे लोगों को चाहिए वो सबसे पहले एजुकेटेड हो, वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करें, वो साइंस का ज्ञान हासिल करें, विज्ञान पढ़ें, और टेक्नोलॉजी के आधार पर आपने देखा आज टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा हावी है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है वही रूल कर रहा है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास ब्रेन है वही रूल कर रहा है, और ब्रेन उसके पास होता है जो पढ़ा लिखा होता है। सईद अहमद खान का जो विजन था, इसको लेकर अगर मुसलमान आगे बढ़े होते या लोग इसे लेकर आगे बढ़े होते तो शायद हिंदुस्तान का नंबर बहुत ऊपर होता। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, विरासत में, हर मामले में बहुत आगे होते। सईद अहमद खान जैसा विजनरी का पैदा होना शायद मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लगता है अब, जिन्होंने अपने करियर को दांव पे लगा दिया इस कम्युनिटी के लिए, इस राज्य के लिए, इस राष्ट्र के लिए। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बॉम्बे ओरिएंटल कॉलेज को खूब पाला पोसा, खूब उसे बढ़ाया, खूब उसे नर्चर किया, और इनकी वफात हुई, हम देखते हैं कि 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में ही इनकी वफात हुई, और इन्हीं की मस्जिद में इन्हें दफन किया गया, सुपुर्द खाक किया गया। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में के लिए एक मुहिम, यूनिवर्सिटी के लिए अलीगढ़ कॉलेज में ही एक मुहिम चलाई गई। तमाम सारे लोग जो इनके दोस्त थे, इनके रफका थे, इनके सारे लोग थे, उन सब लोगों ने इसे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने, बनाने के लिए, एलिवेट करने के लिए एक मुहिम चलाया, और आखिर में फाइनली 1920 में इन्हें ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक इदारा बन गया, जो आज भी है। और यहां से पढ़े हुए लोग पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बताया जाता है जब कोई यहां से जाता है दूसरे मुल्कों में, दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट यहां इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि विदेशों से, देश के कोने कोने से और विदेश से, बड़े बड़े मुल्कों से लोग यहां पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। और सईद अहमद खान को दुआएं देते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए, उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। थैंक यू।